एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटते जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मिनिमम हो जाएगा। सभी कलर्स की स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, तो सबकी स्पीड ऑफ लाइट अगर अलग अलग होगी तो सब अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे ना। इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, ये सब हमने पढ़ा है ना। राइजिंग पर्पस यानी कि हॉस्पिटल्स में भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तो उसमें यूवी रेज यूज होते हैं। बिकॉज दोपहर के टाइम पे सन एकदम माथे पे होता है, ठीक है, तो सन के जो रेज है उनको बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत ही ना के बराबर स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो वाइट ही दिखाई देती है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, और साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 ICSE फिजिक्स का एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ये जो चैप्टर है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, उसका वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। इस क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है? डेविएशन प्रोड्यूस बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसमें हमें ये देखना है कि लाइट जब भी एक प्रिज्म के थ्रू जाती है तो वो कैसे डेविएट होती है, मतलब लाइट के पाथ में क्या चेंज आता है, उसी को डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें वो देखना है। अब सबसे पहले ऐसा प्रिज्म दिखता है, ठीक है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब ये ग्लास प्रिज्म है। लाइट सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी, तो बाहर का मीडियम क्या है? एयर है ना, और अंदर का मीडियम क्या है? ग्लास है। तो लाइट यहाँ पे रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधा चली जाती है, डॉटेड लाइन के थ्रू सीधा चली जाती, पर यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, एंड लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, जाना ऐसे था पर जा ऐसे रही है, तो कितना डेविएट हो रही है? इतने से डेविएट हो रही है। तो ये है हमारा पहला एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल से लाइट क्या है? लाइट का पाथ चेंज हो जा रहा है, तो ये क्या है? पहला एंगल ऑफ डेविएशन। अब सेकेंड सरफेस पे भी जब लाइट ग्लास से एयर में वापस जाएगी तो अब ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट ऐसे जा रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है इस केस में? इतना एंगल ऑफ डेविएशन है, मतलब लाइट इतना डेविएट कर गई, उसके पाथ में इतना चेंज आ गया, तो दिस विल बी सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे टर्न हो गई, मतलब इतने एंगल से चेंज हो गया उसका पाथ, ठीक है। तो ये सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल डेविएशन बताओ, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, तो Δ1 + Δ2 कर दोगे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, इसको रब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये लाइट ओरिजिनली ऐसे जा रही थी, पर क्योंकि बीच में प्रिज्म था तो लाइट को ऐसे जाना पड़ा। अगर आप बीच में कुछ भी Δ1 वगैरह कुछ मत देखो, तो आप खाली एक चीज नोटिस करो, अगर बीच में प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे चली जाती, पर क्योंकि बीच में प्रिज्म था तो लाइट अब ऐसे जा रही है। तो कितना चेंज हो गया लाइट के पाथ में? ऐसे जाने वाली थी, अब ऐसे जा रही है, तो इस एंगल से लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो गया। तो ये है हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आप कैसे निकाल सकते हो? Δ1 + Δ2 करके भी निकाल सकते हो, और ऐसे आप समझ सकते हो ना कि लाइट को ऐसे जाना था पर वो इतने एंगल से उसका पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 3 फैक्टर्स पे, यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस। तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है?
जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलकर के बनाता है। तो ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, तो दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटते जाएगा। शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मिनिमम हो जाएगा, एकदम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। शुरू में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, और घट के वो एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रिलेटेड है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म किसको कहते हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो अलग अलग प्रिज्म में अगर ये एंगल मतलब ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बड़ा होता है। मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ए इंक्रीज होता गया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को ज्यादा डेविएट करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लाइट को कम डेविएट करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी उस केस में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करते हैं। अब डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट पे एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह से डिपेंडेंट है वो हम लोग जान लेते हैं। जो व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो विबग्योर। ठीक है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। यहाँ पे विबग्योर दिख सकता है आपको। तो सबसे पहला V स्टैंड्स फॉर वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये हैं 7 कलर्स। क्लियर है। अब वायलेट जो है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो उस हिसाब से रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो वायलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड लाइट की सबसे मैक्सिमम होती है। और ये जो ऐसे है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से। तो वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ होगी इंडिगो की, फिर इंडिगो से ज्यादा वेवलेंथ ब्लू की, फिर ब्लू से ज्यादा ग्रीन की, ऐसे करते करते रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो लाइट जो है, वो जो कलर ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कलर ऑफ लाइट सबसे कम डेविएट होगा। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव द सेम स्पीड इन एयर। मतलब अगर आप एयर या वैक्यूम में देखोगे तो इन सभी कलर्स की जो स्पीड होती है ना वो बराबर होती है। ठीक है, पर जैसे ही ये कलर्स जो हैं वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करते हैं, लेट्स से ग्लास या वाटर, ठीक है, तब इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग चेंज हो जाती है। दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन अ मीडियम लाइक ग्लास। दिस डिफरेंस इन स्पीड इनसाइड द मीडियम इज व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। क्योंकि सभी कलर्स की स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, तो सबकी स्पीड ऑफ लाइट अगर अलग अलग होगी तो सब अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे ना। जैसे हमने पढ़ा था कि रेयर टू डेंसर में जाते तो स्पीड कम हो जाती है, तो उतना ही डेविएशन होता है। तो अगर इन सबकी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, मतलब इन सबकी स्पीड अलग अलग है, तो इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी अलग अलग होगा, है ना। नाउ द डिफरेंस इन स्पीड इनसाइड द मीडियम इज व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स लीडिंग टू डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशंस। तो सबका स्पीड अलग अलग है तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। मतलब सब अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब कॉज ऑफ डिस्पर्जन एंड कलर ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल कलर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स। अलग अलग कलर्स के वेवलेंथ भी अलग अलग होते हैं। The speed of light in a transparent medium like glass
डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है ना, तो उसकी स्पीड भी सबसे कम होगी और वो डेविएट भी सबसे ज्यादा होगा। और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी और वो डेविएट भी एकदम ना के बराबर होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ। नाउ वायलेट लाइट हैज द मिनिमम स्पीड, उसकी स्पीड सबसे कम होती है, एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है। तो ये आप रिलेट कर पा रहे हो, वायलेट लाइट जो है उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम है, ठीक है, तो उसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा तो फिर वो डेविएट भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, बेंड भी सबसे ज्यादा होगी। रेड लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है और इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, जिसकी वजह से डेविएशन भी उसमें एकदम मिनिमम होता है। क्लियर है? अब कलर्स इन व्हाइट लाइट के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो कलर है क्या? कलर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वजह से कलर मिलता है लाइट को। अलग अलग जो लाइट की वेवलेंथ है उसी के वजह से उनके कलर्स को आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, ठीक है। अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम। तो डिस्पर्जन वो प्रोसेस है जिससे व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स में विबग्योर में स्प्लिट हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ये जो 7 कलर्स का जो बैंड है ना, ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो व्हाट इज डिस्पर्जन? इट इज अ फिनोमिनन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज विबग्योर। यानी कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है बाय अ प्रिज्म। ये इनको बांटता कौन है? प्रिज्म बांटता है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स सीन ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो 7 रंगों का जो बैंड है उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। अब कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, इसके पीछे का कॉज हमने पढ़ लिया है बट स्टिल उसको एक मतलब डिटेल्ड व्यू दे सकते हैं। द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, विथ इट्स वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी स्पीड भी सबसे कम होती है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। एज इट एंटर्स द ग्लास डिफरेंट कलर्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड। जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है सभी कलर्स जो है ना वो अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। वायलेट लाइट सबसे कम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, रेड लाइट सबसे मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, जिसके वजह से सारे जो कलर्स है वो अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं। वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट, रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। अब इनिशियल स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बिगिंस एट दिस सरफेस. Now the already separated colors of different colors follow different paths in the glass. When they emerge into the air after refracting through the second surface, they deviate further by different angles due to their different speeds and refractive indices. The rays of different colors spread out to form spectrum. यही जो हमने पढ़ा है अभी तक वही है। फर्स्ट सरफेस पे लाइट क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है और डिफरेंट एंगल से बेंड हो जाती है। अब सेकेंड सरफेस पे ये जो डेविएशन है और मैक्सिमम हो जाता है, मतलब ये जो पाथ जो बढ़ते हैं ना वो और क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा मिक्स सा दिख रहा होगा, पर यहाँ पे देखो और ज्यादा फैल करके अलग अलग ये कलर आया है। तो ये कब होता है? सेकेंड सरफेस पे। जब लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम में जाती है तो इट फर्दर बेंड्स, और बेंड हो जाती है और इनका जो पाथ है वो और क्लियरली दिखाई देता है। तो इसी बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। नाउ अब आते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो अभी तक हम लोग ये जो विबग्योर पढ़ रहे थे ना उसी को विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। जो 7 कलर आपको दिख रहे हैं इसी को बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ the small part of the entire electromagnetic spectrum that lies between the red and the violet region is called visible spectrum. ये human eye देख सकती है, इसको छोड़ करके हम लोग और कोई भी रेज नहीं देख सकते हैं, ठीक है। It is the only part that the human eye can detect, that is sensation of sight. दूसरा क्या है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। अब इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं क्या है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे विजिबल लाइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं विबग्योर भी आप बोल सकते हो। हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे थे, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट। अब वायलेट से ऊपर क्या क्या होता है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज,
ठीक है। फिर आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिसकी वेवलेंथ रेड लाइट से भी ज्यादा होती है। फिर आता है माइक्रोवेव्स, उससे भी ज्यादा वेवलेंथ। फिर आता है रेडियो वेव्स, उससे भी ज्यादा वेवलेंथ। अब यही अगर मैं उल्टा बोलूं कि वायलेट की सबसे कम होती है, तो उससे भी कम वेवलेंथ किसकी होती है? यूवी रेज की। फिर उससे भी कम एक्स रेज की। फिर उससे भी कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। तो ये पूरे एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है उनके वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे कम गामा रेज एंड उसके पास उसके मतलब जो सबसे मैक्सिमम है वो क्या है? रेडियो वेव्स। क्लियर है? तो ये है इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जो आप नहीं देख सकते हो। ये क्या है? इनविजिबल है। अरे ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? विबग्योर, वो विजिबल है, और ये क्या है? इनविजिबल है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं? दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना पाथ चेंज नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने की, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेंगे जहां कोई मीडियम नहीं होता है। They all travel with the same speed in a medium that is in vacuum और air। इनकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। They are transverse waves। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव यानी कि जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, ये सब हमने पढ़ा है ना। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? कंप्रेशन और रेरफैक्शन, उसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। ट्रांसवर्स वेव में क्या फॉर्म होते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। ठीक है, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये रेज जो होते हैं ये रिफ्लेक्शन भी करते हैं एंड रिफ्रैक्शन भी करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन। तो सबसे पहले आता है गामा रेज। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रेज होते हैं। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लेस देन 0.01 नैनोमीटर। ठीक है, सोर्स क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो गामा रेज कब निकलते हैं? जब या तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही हेविली अनस्टेबल होता है, तो जब भी उसे बॉम्बार्ड किया जाता है तो उससे रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से गामा रेज भी होते हैं जो रिलीज होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉस्मिक रेडिएशंस, यानी कि जो स्पेस में जो रेडिएशंस होते हैं उनमें भी गामा रेज प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज क्या है? दे कॉज फ्लोरेसेंस लाइक एक्सरेज व्हेन स्ट्राइकिंग मटीरियल सच एज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को जब भी ये रेज स्ट्राइक करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस यानी कि वो मटीरियल जिसपे ये रेज स्ट्राइक करते हैं तो वो मटेरियल जगमग करने लग जाता है। दे कैन इजीली पास थ्रू थिक मेटेलिक शीट्स एंड इवन ह्यूमन टिश्यू, देयरबाय कॉजिंग इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज। तो ये बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग रेज होते हैं। ये इवन ह्यूमन बोन्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं ना उसका भी डीएनए चेंज कर देते हैं। तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज है। ठीक है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, तो उसमें भी यही हुआ था। ठीक है, काफी टाइम के बाद भी जो लोगों के जो हाथ पैर, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो हैंडीकैप पैदा हो रहे थे, क्योंकि उनका जो डीएनए है वो चेंज हो गया था। यूजेस क्या है इसका? दे आर यूज टू किल कैंसर सेल्स एंड दे आर ऑल्सो यूज टू चेक वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग पर्पसेस के लिए भी काम आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सरेज। सोर्स given out from a heavy metal target of high melting point when highly energetic cathode rays are stopped by it। तो जब भी कैथोड रेज को एक ऐसे मेटल से स्टॉप किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, तब एक्सरेज एमिट होते हैं। इनका वेवलेंथ क्या है? 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक। फिर प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर केमिकली मोर एक्टिव देन द यूवी रेज, स्ट्रांगली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, यानी कि इमेज फॉर्म करते हैं उस पे, एंड कॉज फ्लोरेसेंस इन मटेरियल्स लाइक जिंक सल्फाइड। तो ये भी जिंक सल्फाइड के साथ मिला करके फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ह्यूमन फ्लैश बट आर स्टॉप्ड बाय बोन्स। तो गामा रेज बोन्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, पर ये बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, ये बस ह्यूमन फ्लैश को पेनिट्रेट कर सकते हैं।
यूजेस क्या है इसका, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, जो एक्सरेज हम लोग करवाते हैं ना, तो मतलब अगर कभी हड्डी वड्डी किसी की टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो लोग एक्सरे करवाते हैं ताकि दिख सके कि क्या एक्चुअल दिक्कत है वहां पे। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, टीथ, सीएटी स्कैन एंड जनरल रेडियोग्राफी। फिर स्टडिंग एटॉमिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो एटॉमिक अरेंजमेंट पढ़ने के लिए भी काम आता है। फिर यूज बाय डिटेक्टिव एजेंसीज टू डिटेक्ट कंसील्ड प्रेशियस मेटल्स, तो मेटल्स को भी डिटेक्ट करने में काम आता है। उन्हें डिटेक्ट करता कौन है, डिटेक्टिव्स यूज करते हैं। तो एक्सरेज इन सभी चीजों में यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है यूवी रेज, तो इनकी वेवलेंथ रेंज क्या है, 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। दे वर फर्स्ट डिटेक्टेड बाय प्रोफेसर जे रिटर इन 1801। फिर सोर्सेज क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क्स, तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक आर्क्स प्रोड्यूस होते हैं या स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं तो वहां पे यूवी रेज भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक आर्क्स क्या होते हैं, जब भी गैसेस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास किया जाता है तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और उनमें एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आर्क्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उस दौरान भी यूवी रेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स में भी यूवी रेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर मर्करी वेपर लैंप में भी यूवी रेज पाए जाते हैं। एंड लास्ट क्या है, अ सिग्निफिकेंट पार्ट इज प्रेजेंट इन सनलाइट, तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि सनलाइट में भी यूवी रेज होते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन्हें अब्जॉर्ब कौन करता है, ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़े थे ना, तो उसमें ओजोन लेयर भी था जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट था और वो यूवी रेज को अब्जॉर्ब करता है, हमारे अर्थ तक पहुंचने नहीं देता उसको। नाउ डिटेक्शन बाय केमिकल एक्टिविटी, तो इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन में हम लोग स्पेक्ट्रम को एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बोथ विजिबल एंड इनविजिबल पार्ट दोनों ही एक्सपोज होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, द सोल्यूशन टर्न्स वायलेट डार्क ब्लैक जस्ट बियॉन्ड द वायलेट लाइट, तो जो वायलेट लाइट है उससे जस्ट पहले जो सोल्यूशन का पार्ट होता है ना वो क्या हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। तो जहां जहां वो पार्ट डार्क हो रहा है वहां वहां यूवी रेज पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वायलेट एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम शोइंग द प्रेजेंस ऑफ इनविजिबल यूवी रेज। अब प्रॉपर्टीज क्या है, दे कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज बट आर अब्सॉर्ब्ड बाय ग्लास, तो ग्लास यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है पर क्वार्ट्ज जो है वो यूवी रेज को खुद से पास होने देता है। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम में यूवी रेज को भी ऑब्टेन करना है तो उसको किसके थ्रू पास करवाओगे, क्वार्ट्ज प्रिज्म, ना कि एक ग्लास प्रिज्म। फिर ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। फिर यूजुअली स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो जैसे लाइट फॉलो करती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वैसे ही ये रेज भी फॉलो करते हैं। स्ट्रांगली इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट में जो इमेज होता है ना, जो एक्सरेज में आप देख सकते हो वैसा इमेज जनरेट कर सकते हैं ये भी। प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो जैसे ही यूवी रेज जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं तो वो जो स्क्रीन है वो मतलब जगने लग जाती है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट एमिट करती है वो स्क्रीन, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है यूवी रेज के, यूवी रेज कैन कॉज हेल्थ हजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर इफ द ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज्ड टू देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब यूजेस क्या है, यूज्ड इन किलिंग जर्म्स, स्टेरिलाइजिंग पर्पसेस के लिए, स्टेरिलाइजिंग पर्पस यानी कि हॉस्पिटल्स में भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तो उसमें यूवी रेज यूज होते हैं। डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ जेम्स, एग्स, घी, ये सब में भी यूवी रेज प्रोड्यूस होते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा सके कि जेम्स है, एग्स है, घी है और भी काफ़ी सब्सटेंसेस है वो प्योर है भी कि नहीं। फिर प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो विटामिन डी प्रोड्यूस करने में भी मदद करते हैं। अब विजिबल लाइट की वेवलेंथ, जो विबग्योर वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसकी वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक। दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई अलाउइंग अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, और स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, विबग्योर जो है। द सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम, व्हाइट हॉट बॉडीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ विजिबल लाइट। एंड यूजेस क्या है, फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना विजिबल लाइट के यानी कि बिना सनलाइट के प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, एंड दे आर यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। बिना विजिबल लाइट के आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देख ही नहीं पाओगे, तो विजिबल लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। फिर क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है, इनका जो नेचर होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। द स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट एंड दे आर नॉट विजिबल, ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन अबाउट 1800। सोर्सेज क्या है, जितनी भी गर्म चीजें हैं, ठीक है, ऑल रेड हॉट बॉडीज, और उसके बाद क्या है, सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जहां से भी आपको हीट मिल रही है वो बॉडी क्या है, हीट रिलीज कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिलीज कर रही है, ठीक है। डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले डिटेक्टेड यूजिंग अ थर्मोमीटर विथ अ ब्लैकेंड बल्ब, जिसका बल्ब ब्लैक हो। नाउ व्हेन मूव्ड बियॉन्ड द रेड एंड, जब भी आप इस थर्मोमीटर को स्पेक्ट्रम में मूव करोगे, ठीक है, और रेड एंड के जस्ट बाद में लेकर के आओगे, तो वहां पे इंफ्रारेड रेडिएशंस है ना, वहां पे क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है। और जैसे ही आप थर्मोमीटर को वहां पे प्लेस करोगे, भले ही आपको वो रेडिएशन दिख नहीं रहे हैं, पर थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या है, राइज हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप थर्मोमीटर को स्पेक्ट्रम के उस पार्ट पे प्लेस करोगे जहां पे इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रेड लाइट के जस्ट बगल में, ठीक है। नाउ थर्मोपाइल इज यूज्ड टू डिटेक्ट हीट रेडिएशंस। प्रॉपर्टीज क्या है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करते हैं। When a burning glass focuses infrared radiations, the paper burns। ये हमने पहले भी किया होगा, ठीक है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के ऊपर लेके फिर सनलाइट पड़ रही है ना, फिर वो सारे जो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस पड़ रहे हैं सन से, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, वो सभी को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, जिसकी वजह से पेपर पे आग लग जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट काफी लोगों ने ट्राई किया होगा। They do not affect the ordinary photographic film। ordinary photographic film के साथ ये react नहीं करते हैं, but specially treated photographic film के साथ कर सकते हैं। They are absorbed by glass but can pass through rock salt। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी ऑब्टेन करना है तो उसको रॉक सॉल्ट प्रिज्म के थ्रू पास करवाओ, ना कि नॉर्मल ग्लास प्रिज्म के थ्रू, क्योंकि ग्लास क्या करता है, इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। They are detected by their heating property using a blackened bulb। ये ऊपर ही हमने पढ़ लिया था। And they are scattered less by the atmosphere because of their long wavelength। इनकी जो wavelength है वो ज्यादा है, तो जिसकी wavelength ज्यादा होगी वो deviate कम होगा, scatter कम होगा, तो ये भी कम scatter होते हैं, क्योंकि इनकी तो red light से भी ज्यादा wavelength है, ठीक है। They can penetrate deep into the atmosphere even in fog because they scatter less due to long wavelength। अब इनका harmful effect क्या है, बर्न्स कॉज कर सकते हैं, जला सकते हैं, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं ना। नाउ हार्मफुल इफेक्ट है, हाई डोज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस में कॉज स्किन बर्न्स। यूजेस क्या है, दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर हीट थेरेपी। फिर नाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी इन मिस्ट या फॉग, जहाँ पे उतना क्लियरली मतलब होता है ना, विजिबिलिटी नहीं है, वहां पे यूज होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, फोटोग्राफी में। फिर यूज्ड इन डार्क रूम्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स। फिर यूज्ड एज सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर। तो क्योंकि ये जो रेडिएशंस है ये इनविजिबल होते हैं एंड दे आर नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम, इसलिए इनको वॉर के टाइम पे भी यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग सिग्नल। अब आप सोच रहे होगे कि ये इनविजिबल होते हैं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि सिग्नल प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो जो सोल्जर्स होते हैं वो भी ऐसे ही डिवाइसेस के साथ चलते हैं जिनसे वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैच कर सके, डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसी हिसाब से सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन एंड अदर गैजेट्स। माइक्रोवेव्स क्या है, इनका वेवलेंथ रेंज है 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मीटर तक। प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। यूजेस क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आते हैं, सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स रिसीव करने में, ट्रांसमिट करने में। फिर एनालिसिस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने में काम आते हैं माइक्रोवेव जो हैं। फिर माइक्रोवेव ओवन्स में यही रेडिएशंस काम आते हैं। रेडार कम्युनिकेशन में भी काम आते हैं। रेडियो वेव्स क्या है, इनका जो वेवलेंथ है इट इज अबाउट 10 मीटर।
नाउ दे शो ऑल द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूजेस क्या है, रेडार कम्युनिकेशन में काम आएंगे एंड यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में भी काम आते हैं। फिर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, फिर दूसरे साइड से लाइट वापस री एमिट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग, मतलब लाइट का फैल जाना। कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो लाइट अब्जॉर्ब करके लाइट को फैला रही है, तो वो क्या कर रही है, लाइट को स्कैटर कर रही है। ठीक है, अब वायलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे कम स्कैटर होती है। तो वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड अबाउट 16 टाइम्स मोर देन रेड लाइट। ठीक है, अब रिजल्ट क्या है इसका, लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डायरेक्टली हैज लेस इंटेंसिटी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड मोर इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो लाइट अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है वो या तो रेडिश होगी या तो ऑरेंज होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ, ये जो लाइट कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये इधर उधर स्कैटर नहीं होते इजीली, इसलिए ये अर्थ तक पहुंच पाते हैं फ्रॉम द सन। और बाकी जो लाइट रेज है जिनकी वेवलेंथ कम है वो पूरे स्काई में स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है ना, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है, इसकी वजह से वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगी। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो आप नोटिस करोगे, ठीक है, ऑफ स्कैटरिंग। रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे क्या होता है, जो सन रेज होते हैं उनको अर्थ तक पहुंचने के लिए, जहां पे सनराइज या सनसेट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो सन के जो रेज होते हैं उनको अर्थ तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो इतना ज्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो स्कैटरिंग के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो उनमें होता क्या है कि जो बाकी लाइट रेज हैं जिनकी वेवलेंथ कम है, जैसे वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, ये पूरे स्काई में स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, पर जो ऐसे कलर्स है जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे रेड है, ऑरेंज है, ये इजीली स्कैटर नहीं होंगे और आपको ज्यादा क्या दिखेगा, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट आप तक पहुंचेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो सन के आसपास वाला एरिया है वो रेडिश दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइट स्कैटर बहुत ही कम हो रही है। और उसके आसपास का जो एरिया है वो आपको पर्पल, ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइट स्कैटर हो रही है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ। तो एट सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम लोग हैं। ठीक है, ड्यू टू द लॉन्ग पाथ मोस्ट ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स, जिनके वेवलेंथ कम है, जैसे ब्लू है, वायलेट है, दे आर स्कैटर्ड अवे एंड लॉस्ट। तो वो पूरे स्काई में आपको दिखेंगे। ठीक है, दे आर लॉस्ट। द लॉन्ग वेवलेंथ लाइट जैसे कि रेड, ऑरेंज इज स्कैटर्ड वेरी लिटिल एंड रीचेस द ऑब्जर्वर। तो हम तक कौन सी लाइट पहुंचती है, रेड हो गई, ऑरेंज हो गई, तो आपको वो क्लियरली, वो पूरा जो आसपास का एरिया है वो रेड एंड ऑरेंज दिखाई देता है। Almost entirely due to this reason the sun and its surrounding appear red or deep orange. ठीक है, white color of the sky at noon। तो जब दोपहर होती है तब जो स्काई है वो व्हाइट क्यों दिखता है, बिकॉज दोपहर के टाइम पे सन एकदम माथे पे होता है। ठीक है, तो सन के जो रेज है उनको बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत ही ना के बराबर स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो व्हाइट ही दिखाई देती है। At noon the sun is directly overhead. The sunlight travels the shortest distance through the atmosphere. Because the path is short, there is very little scattering of any particular color, and hence the sky is seen as white. क्योंकि scattering हुई ही नहीं उतनी। ठीक है, अब blue color of the sky क्यों होता है? Light from the sun must travel a long distance through the atmosphere. जितने भी शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स है सब में मोस्टली एक ही रीजन है। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ वाले लोग स्कैटर हो जाएंगे, लॉन्ग वेवलेंथ वाला जो कलर है वो स्कैटर उतना इजीली नहीं होगा। तो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स ब्लू एंड वायलेट आर स्कैटर्ड मच मोर देन द लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स लाइक रेड। व्हेन वी लुक एट द स्काई इन डायरेक्शंस अदर देन द सन डायरेक्शन, our eyes receive the highly scattered blue light from the air molecules. This scattered blue light from all directions make the sky appear blue. तो जहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो वाला पोर्शन आपको ब्लू नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो लाइट है वो बहुत ही कम स्कैटर कर रही है, तो वहां से वो लाइट सीधा आएगी, जो भी रेडिश है, ऑरेंज है या येलो है। पर जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट कलर्स हैं वो पूरे स्काई में स्कैटर हो चुकी है और आपको
अगर आप कहीं और डायरेक्शन में देखोगे तो आपको पूरा स्काई क्या है, ब्लू या लाइट पिंक या वायलेट काइंड ऑफ वैसा दिखेगा। ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो जब कोई एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो वो मीडियम मिलेगा लाइट को जो उसको स्कैटर करेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर कोई भी कलर आपको नहीं दिखेगा स्काई में, स्काई ब्लैक दिखेगा जब एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मून से भी ऑब्जर्व करे तो वहां पे तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहां पे आपको जहां से सन लाइट दे रहा है ना, खाली वो सन की लाइट दिखेगी, आपको आसपास का जो स्काई है वो पूरा ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो ऑन द मून और बाय एन एस्ट्रोनॉट हाई अबव द अर्थ सरफेस देयर इज नो एयर एंड दस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Since no scattered light reaches the observer's eye, the sky appears black except for the direct sunlight. तो जहां से सनलाइट आ रही है वहां से ही लाइट आएगी, बाकी जो पूरा स्काई है वो ब्लैक होगा क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग हुई ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, तो इसमें आपको दो लॉजिक पे ध्यान देना है। जब भी लाइट किसी ऐसे सब्सटेंस के थ्रू होकर के जाती है जिसकी जो बोलते हैं ना वेवलेंथ है, ठीक है, वो लाइट की वेवलेंथ से कम है। जब भी लाइट किसी ऐसे सब्सटेंस से पास करती है जिसकी वेवलेंथ, जिस सब्सटेंस का जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो लाइट की वेवलेंथ से कम है, तब जो लाइट है ना वो विबग्योर के हिसाब से स्कैटर होगी। यानी कि वायलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी, रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होगी, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो भी सब्सटेंस है उसका जो एरिया है, ठीक है, वो अगर लाइट की वेवलेंथ से कम हुआ तो फिर लाइट विबग्योर के हिसाब से स्कैटर होगी। जो यूजुअली एयर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो लाइट को वो वैसे ही स्कैटर करते हैं विबग्योर के हिसाब से। पर जो क्लाउड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लाउड्स कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका जो एरिया होता है ना वो लाइट की, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, वो सभी लाइट को इक्वली स्कैटर करेंगे, ठीक है। क्लाउड्स कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स हुज साइज इज मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जैसा कि मैंने बोला था, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी ज्यादा साइज होता है इनका, किनका, डस्ट मॉलिक्यूल्स का, मतलब डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, इनका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी ज्यादा होता है। तो ये सभी लाइट कलर्स को इक्वली डेविएट करेंगे, हेंस दे स्कैटर ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ व्हाइट लाइट इक्वली। Since all the colors of incident white light are scattered uniformly, the cloud appears white. अब जब सारे कलर्स इक्वली ही डेविएट होंगे तो क्या कोई भी डिस्पर्जन होगा, क्या कोई भी स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, नहीं फॉर्म होगा। तो क्लाउड के थ्रू जो भी लाइट आ रही है वो व्हाइट ही है, जिसकी वजह से क्लाउड्स भी व्हाइट दिखाई देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। वापस से एक बार देख लेते हैं। जब भी लाइट ऐसे पार्टिकल्स के थ्रू होकर के जाती है जिनका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से कम है, तब लाइट वैसे ही स्कैटर होगी विबग्योर के पैटर्न पे कि वायलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रही है, रेड लाइट सबसे कम स्कैटर हो रही है, ठीक है। पर क्लाउड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड्स के केस में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो लाइट को इक्वली स्कैटर करते हैं। मतलब हर एक जो कलर की लाइट है वो इक्वल एंगल पे डेविएट हो रही है, तो वो लोग सेपरेट ही नहीं होंगे ना, क्योंकि सब तो एक ही एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम ही फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स है वो व्हाइट ही नजर आएंगे। क्लाउड्स के थ्रू जो लाइट आ रही है वो व्हाइट ही आ रही है, ठीक है। नाउ अब यूज ऑफ रेड लाइट फॉर डेंजर सिग्नल्स। तो डेंजर सिग्नल्स दिखाने के लिए रेड लाइट को ही क्यों यूज किया जाता है, इसका सवाल इसके वेवलेंथ में छुपा हुआ है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, जिसके वजह से वो सबसे कम डेविएट होगा। तो दूर डिस्टेंस से भी इंसान देख सकता है, अच्छा हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है रेड कलर में। अगर आप वायलेट को यूज करोगे तो दूर से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो लाइट आपके तक आते आते बहुत बार डेविएट हो जाएगी, तो आपको उतनी क्लियरली नहीं दिखाई देगी। पर जो रेड लाइट है वो बिना डेविएट, बहुत ही ना के बराबर डेविएट होते होते आप तक आएगी और आप क्लियरली वो चीज लिखी हुई आप देख सकते हो, ठीक है। The wavelength of red light is the longest in the visible spectrum and therefore red light is scattered the least by air molecules, fog or smoke. ठीक है, तो ये बहुत ही कम स्कैटर होती है। This property allows red light to penetrate a longer distance. Longer distance travel कर सकती है red light without deviating.
विदाउट बिकमिंग वीक, मेकिंग इट विजिबल फ्रॉम द फादर डिस्टेंस, तो दूर से भी आप इसको क्लियरली देख पाओगे, हेंस रेड लाइट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल्स। ठीक है, तो ये थे कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि लाइट कैसे स्कैटर होती है। तो इसी के साथ हमने आज के क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस रेडिएशंस, फिर डेविएशन के बारे में हमें पढ़ा है, उसके जितने भी फैक्टर्स है, फिर लास्ट में हमने जो स्पेक्ट्रम है, डिस्पर्जन है, इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे ध्यान दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो सके। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।